गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और मैं श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है न्यूक्लियोसोम। कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है उसके बारे में करेंगे हम स्टडी। ठीक है, तो देखिए, जब हम किसी कोशिका की बात करते हैं जब भी किसी कोशिका की बात की जाती है तो उस कोशिका के संदर्भ में जिस आनुवंशिक पदार्थ की या जिस डीएनए की हम बात कर रहे हैं वह डीएनए एक अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है जो गुणसूत्रों के अंदर पैक किया हुआ रहता है। डीएनए क्या है, बहुत ज्यादा कुंडलित है और वो किस में पैक किया हुआ रहता है, गुणसूत्रों में। ठीक है, तो ये जो कुंडलित संरचना है यानी कि यह जो डीएनए है, इस डीएनए को कोशिका में पैक करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं की आवश्यकता होती है। उन्हीं संरचनाओं के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, न्यूक्लियोसोम का। क्योंकि अगर सामान्यतः किसी एक कोशिका के डीएनए की अगर बात की जाए तो इस डीएनए की जो लंबाई है वह लगभग 6 फीट तक होती है। डीएनए कितना लंबा हो सकता है, 6 फीट तक लंबा हो सकता है। अब आप जानते हैं कोशिका जो होती है बहुत छोटे आकार की होती है, तो इस 6 फीट लंबे डीएनए को एक छोटी सी कोशिका में संरक्षित करना या संग्रहित करना आसान बात नहीं होगी। अतः प्रकृति ने एक ऐसी संरचना का निर्माण किया है कि इस 6 फीट को अत्यधिक कुंडलित कर दिया, बहुत ज्यादा क्या कर दिया, कुंडलित कर दिया, जिसके कारण ये भी क्या हो गया, एक छोटी सी संरचना में परिवर्तित हो गया। और इस प्रकार बनी हुई इसी कुंडलित संरचना को कोशिका में आसानी से पैक किया जा सकता है। अब ये कुंडलित संरचना कैसे बनती है, यह कुंडलित संरचना में कौन कौन भाग ले रहा है और कहां यह उपस्थित होती है, इन सभी का अध्ययन करने के लिए हमें समझना होगा न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम संरचना क्या है, डीएनए की एक कुंडलित संरचना है, अति कुंडलित संरचना है, जिसमें डीएनए प्रोटीन के साथ क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, अगर डीएनए प्रोटीन के साथ उपस्थित होकर कुंडलित संरचना का निर्माण कर रहा है तो उस संरचना को जिस मॉडल के द्वारा दर्शाया गया है उस मॉडल को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, बात समझ में। तो यहां पर अत्यधिक लंबे आनुवंशिक पदार्थ को छोटे अथवा संघनित रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं, न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोसोम है, यह न्यूक्लियोसोम जो जैसे सीबीएच की अगर बात करते हैं तो कुछ गलतियां हैं, आपको कई जगह मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ डेट वगैरह है उनमें भी कुछ कमियां होती हैं। ठीक है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे अगर बात करें कि न्यूक्लियोसोम की, तो न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है, इस मॉडल की खोज मान लीजिए या इस मॉडल का जो प्रदर्शन है वह सबसे पहले कॉर्नबर्ग और थॉमस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कॉर्नबर्ग और थॉमस। इन्होंने सन 1974 में 1974 में कौन सा मॉडल दिया, न्यूक्लियोसोम मॉडल। कौन सा मॉडल दिया, न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि डीएनए जिस संरचना के रूप में कोशिका में संघनित अवस्था में पाया जाता है, आप ऐसे कैसे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लाइनें लिख सकते हैं नोट्स में, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मॉडल की खोज किसने की है, कॉर्नबर्ग और थॉमस ने। और कहते क्या हैं, कॉर्नबर्ग और थॉमस के अनुसार डीएनए जिस संघनित संरचना के रूप में किसी डीएनए में संग्रहित किया हुआ है या किसी कोशिका में संग्रहित किया हुआ है या किसी कोशिका में उपस्थित है, तो उस संरचना को जिस मॉडल के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा उस मॉडल को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो इन्होंने नाम, ये जो है खोज की है न्यूक्लियोसोम मॉडल की, नाम नहीं दिया है। नाम किसने दिया है, न्यूक्लियोसोम जो नाम है ये नाम दिया गया आउडेट के द्वारा। आउडेट और उसके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा क्या दिया गया है, इसका नाम। ठीक है, कब दिया गया है, 1975 में। जबकि हमारी जो सीबीएच है वह बात करती है 1925 की। सीबीएच में 1975 की जगह क्या डेट लिखी हुई है, 1925। यानी कि खोज से भी लगभग 49 इयर्स पहले, लगभग 50 साल पहले इसका नाम दे दिया गया, जो संभव नहीं है। इसका मतलब ये गलत है। सही क्या है डेट, 1975। तो इस तरह की कुछ मिस्टेक है जो मेजर नहीं है, माइनर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के अंदर। ठीक है, तो आउडेट और सहयोगी ने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोसोम नाम। और आउडेट ने ही इसका एक और नाम दिया, क्या नाम दिया, न्यूकाय। इंग्लिश में कहते हैं न्यू बॉडीज। ठीक है, तो न्यूकाय या न्यू बॉडीज नाम देने वाला वैज्ञानिक भी कौन था,
आउटडेट ही था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल की। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल का सबसे पहले देखते हैं रासायनिक संगठन कि न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है, इस मॉडल में किन किन को काम में लिया गया है, यह मॉडल किन किन पदार्थों से बना हुआ है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम की, तो ये जो न्यूक्लियोसोम है ये दो चीजों से बना हुआ है, एक तो डीएनए से और इसके अलावा एक बना हुआ है प्रोटीन से। मतलब जिस न्यूक्लियोसोम मॉडल में हम बात कर रहे हैं, जिस न्यूक्लियोसोम की हम बात कर रहे हैं, वो किस किस से बना हुआ है, डीएनए से और प्रोटीन से। हम जानते हैं भाई डीएनए का ही तो संघनित रूप है, तो डीएनए से तो बना हुआ होगा। अब डीएनए जिसमें लिपटा हुआ है या जिसके चारों ओर लिपटा हुआ है वो क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, तो डीएनए होगा और क्या होगा, प्रोटीन होगा। अब ये जो प्रोटीन होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, एक होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दो प्रकार के प्रोटीन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, यहां न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है उसमें सिर्फ कौन से प्रोटीन काम आएंगे, हिस्टोन प्रोटीन काम आएंगे। कौन से प्रोटीन काम नहीं आएंगे, नॉन हिस्टोन काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो हिस्टोन प्रोटीन है न्यूक्लियोसोम में वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक बनाते हैं हिस्टोन प्रोटीन का कोर पार्टिकल, मतलब केंद्रीय अणु। इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, केंद्रीय कण या केंद्रीय अणु। ठीक है, कोर मॉलिक्यूल या फिर कोर पार्टिकल। और एक बनाता है लिंकर प्रोटीन, यानी कि एक तो उपस्थित होता है कोर पार्टिकल के रूप में और एक होता है लिंकर प्रोटीन के रूप में उपस्थित। ठीक है, यहां पर टोटल कितनी संख्या में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, 5। मतलब 5 प्रकार के का पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन। उनमें से 4 तो होते हैं कोर पार्टिकल और एक होता है लिंकर प्रोटीन। अब वो 4 कौन कौन से हैं, वो 4 हैं H2A, H2B, H3 एंड H4। ये है 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन जो केंद्रीय अणु का या केंद्रीय कण का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। केंद्रीय अणु या फिर केंद्रीय कण का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जबकि एक लिंकर प्रोटीन होगा जो किस रूप में होगा, H1 के रूप में। तो टोटल यहां पर कितने प्रोटीन हो चुके हैं हिस्टोन, 5। H1, H2A, H2B और H3 और H4। ठीक है, 4 ये हो गए और एक हो गया हमारे पास H1। तो यहां पर टोटल 5 हिस्टोन प्रोटीन और एक डीएनए का अणु, यानी कि एक डीएनए का रज्जु या स्टैंड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। इस प्रकार किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोसोम का। ये तो रासायनिक संगठन है कि भाई ऐसे ऐसे कुछ रसायन आपस में मिलेंगे और ये रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। बात समझ में आई यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखा कि ये था इसका रासायनिक संगठन कि न्यूक्लियोसोम किस किस से मिलकर बना है। तो न्यूक्लियोसोम किस किस से बना है, डीएनए और प्रोटीन से। प्रोटीन दो प्रकार के हो गए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। हिस्टोन जो प्रोटीन है वो कोर पार्टिकल और लिंकर प्रोटीन से बने हैं। कोर पार्टिकल में 4 प्रोटीन होंगे टोटल, H2A, H2B, H3, H4। और लिंकर जो प्रोटीन होगा उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, H1। ठीक है, आगे देखिए। यहां पर जो 4 प्रकार के प्रोटीन मुख्य रूप से कोर पार्टिकल बना रहे हैं वो है H2A, H2B, H3 एंड H4। इनके किनारे पर या अंतिम भाग पर नाइट्रोजन से बनी हुई क्या पाई जाती है, टेल पाई जाती है। किससे संबंधित, नाइट्रोजन से संबंधित क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है इनके किनारे पर। जैसे ये हो गया H3 प्रोटीन, तो यहां पर क्या होगी, टेल होगी। किससे बनी हुई है, नाइट्रोजन से। क्या काम करती है, इनके द्वारा जीन नियमन का कार्य किया जाता है। अभी जो लास्ट टाइम आरएस के एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन था कि हिस्टोन प्रोटीन में उपस्थित जो नाइट्रोजन की पूंछ होती है, नाइट्रोजन की टेल है, उसका फंक्शन क्या है। तो उसका फंक्शन क्या है, जीन का नियमन करना, जीन का रेगुलेशन करना। ठीक है, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या पाई जाती है, इनके चारों ओर नाइट्रोजन टेल या एन टेल पाई जाती है जिसके द्वारा जीन नियमन का कार्य किया जाता है। आगे देखिए,
ये जो होते हैं चारों प्रोटीन, ये मुख्य रूप से दो ही चीजों से बने हैं, या तो लाइसिन या फिर आर्जिनिन से। तो H2 जो है उसके अंदर लाइसिन पाया जाएगा ज्यादा मात्रा में, H2B में भी लाइसिन ही पाया जाएगा, H2B में लाइसिन प्लस आर्जिनिन दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, आर्जिनिन अब यहां पूरा लिख दूंगा इसको, लाइसिन और आर्जिनिन दोनों पाए जाएंगे। H3 में आर्जिनिन जो होगा वो पाया जाएगा, और H4 में भी आर्जिनिन ही ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। बाकी बचा हमारे एक H1 में भी लाइसिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ये जितने भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन दो ही चीजों से बने हैं, या तो लाइसिन से या फिर आर्जिनिन से। ठीक है, या तो बने हुए हैं लाइसिन से या किससे बने हुए हैं, आर्जिनिन से। ठीक, तो ज्यादातर जितने भी हिस्टोन प्रोटीन होंगे जो न्यूक्लियोसोम बनाने में काम आएंगे वो या तो लाइसिन से बने होंगे या फिर आर्जिनिन के बने होंगे। और ये जितने भी हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये क्या कौन सी संरचना का निर्माण करते हैं, एक संरचना बनाते हैं। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब अष्टांशक संरचना। कि क्या होता है, ये अणु चार के रूप में, चार आगे चार पीछे ऐसे 8 के रूप में आपस में जुड़ जाते हैं और इसके चारों तरफ डीएनए लिपट कर किसका निर्माण करता है, न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, तो ये हमेशा किस संरचना में पाए जाएंगे, हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर या फिर अष्टांशक संरचना में पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास कोर पार्टिकल या फिर केंद्रीय अणु या केंद्रीय कण बनाने वाले 4 प्रोटीन है। कौन कौन से, एक है आपके पास H3, एक है आपके पास H4, एक है आपके पास H2A और एक है आपके पास H2B। ठीक है, तो पहली प्रक्रिया के अंतर्गत H3 और H4 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। पहला प्रोसेस में ये आ गया H3 ऊपर और ये आ गया H4। दूसरी प्रक्रिया में H2 और H2B, H2A और H2B ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये हो गई आपकी दो प्रक्रियाएं। ठीक है, पहली प्रक्रिया में H3 और H4 आपस में जुड़ गए, दूसरी प्रक्रिया में H2A H2B भी आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। उसके बाद तीसरी प्रक्रिया में ये दोनों भी आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये हो गया H3 H4 H2A H2B। ठीक है, जिसके कारण कैसे स्ट्रक्चर बन रही है, चतुष्टांशक। कैसे संरचना का निर्माण हो रहा है, चतुष्टांशक। टेट्रामर संरचना बन रही है, चतुष्टांशक संरचना बन रही है। अब एक चतुष्टांशक तो ये हो गया, एक और दूसरी जगह कहीं पर जो चतुष्टांशक बन रहा है वो इस चतुष्टांशक के साथ आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब दो चतुष्टांशक या टेट्रामर संरचनाएं आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और जुड़ने के बाद जिस संरचना का निर्माण करेंगी वो संरचना कैसी होगी, अष्टांशक या फिर ऑक्टामर। वो संरचना कैसी होगी, अष्टांशक या फिर ऑक्टामर। अब आप कहोगे 4 ही है, तो 4 नहीं है सर, ये 4 आगे दिख रहे हैं, आगे से आपको 4 दिख रहे हैं, पीछे भी 4 और हैं, इनके पीछे भी आपको 4, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे और एक इसके पीछे, 4 इसके भी पीछे हैं। ये 4 ऐसे, जैसे ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, आपस में ऐसे चिपक गए तो आपको सिर्फ सामने वाले दिखाई दे रहे हैं, पीछे भी 4 और हैं। इस प्रकार अष्टांशक संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो जितने भी हिस्टोन प्रोटीन पाए जाएंगे H1 के अलावा वो हमेशा कौन सी संरचना के रूप में उपस्थित होंगे, अष्टांशक संरचना के रूप में। इस प्रकार अष्टांशक संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ में आ गया यहां तक, चलिए आगे चलते हैं। तो अष्टांशक संरचना बन चुकी है हमारी। अब अष्टांशक संरचना बन चुकी है तो ये लीजिए साहब, हम बना देते हैं हमारी अष्टांशक संरचना। H3 H2A H4 H2B। हमेशा ध्यान रखना कि H3 के नीचे H4 होगा और H2A के नीचे H2B होगा। ठीक है, इसी प्रकार पीछे की तरफ भी होंगे। भाई ये आगे हैं तो कंफर्म है 4 अणु पीछे की तरफ ही होंगे, तो ये हो जाएगा H3 यहां पर पीछे की तरफ थोड़ा सा। ठीक है, इसके भी पीछे हो जाएगा H2A, इसके पीछे हो जाएगा H4 और इसके पीछे हो जाएगा H2B। इस प्रकार 4 अणु आगे और 4 अणु का है, पीछे की साइड में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई समस्या नहीं है।
इस प्रकार ये कौन सी संरचना बन चुकी है? अष्टांशक संरचना। कौन सी संरचना बन चुकी है? अष्टांशक संरचना। इस अष्टांशक संरचना का कार्य क्या है? इसी अष्टांशक संरचना का कार्य है प्रोटीन को आपस में डीएनए को आपस में संघनित करना, मतलब संकुचित करना, कंडेंस्ड करना। ठीक है, तो ये कौन सा था? H3, ये H4, ये H2A और ये H2B। नाम लिखने की आवश्यकता कतई नहीं है हमें, यहां पर हम नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है कि इनके नाम क्या क्या हैं। खत्म काम। ऐसे ही एक और ऑक्टामर होगा, बीच में यही पाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑक्टामर आपस में पाए जाएंगे और डीएनए को क्या कर देंगे? कंडेंस्ड कर देंगे। अभी बताता हूं कैसे पाए जाएंगे, पहले इसको देखिए। ये समझ में आ गया? इसका जो व्यास है वो कितना है? लगभग 100 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो मोटाई मान लीजिए या फिर इसकी चौड़ाई मान लीजिए वो कितनी है? लगभग 100 एंगस्ट्रॉम है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब डीएनए का अणु आएगा। ये लो साहब, ये आ गया आपका डीएनए का अणु। ये डीएनए का अणु आया, पीछे से आया, ये आगे से गया, फिर ये पीछे से गया। ठीक है, तो डीएनए का अणु ने क्या किया? डीएनए के अणु ने इसके चारों तरफ एक कुंडलन सा बना दिया। भाई कुंडलन बना दिया इसके चारों तरफ। इसको आगे से भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे ये लो, आगे से ले लो, उसको नीचे से कैसे भी ले लो, लेकिन डीएनए ने इसके चारों तरफ क्या बना दिया? कुंडलन। इसमें डीएनए का लगभग 1/3/4 अणु उपस्थित होता है। मतलब 1/3/4 कुंडलन। मान लीजिए कि 1/3/4 इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए का कुंडलन। ठीक है, कितना कुंडलन है यहाँ पर? ये 1/3/4 कुंडलन है। और ये जो 1/3/4 कुंडलन है, इसमें लगभग 146 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। कितने नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं? 146 इस कुंडलन में। ठीक है, उसके बाद डीएनए बाहर निकल जाएगा इस ऑक्टामर या फिर इस ऑक्टामर संरचना से। इसे कोर पार्टिकल या फिर केंद्रीय कण कहा जाता है। ये जो है ना, ये बीच वाला, ये कोर पार्टिकल है जिसके चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ है। ठीक है, डीएनए बाहर निकल गया। अब डीएनए यहां से बाहर निकलकर दोबारा किसमें प्रवेश करेगा? एक और न्यूक्लियोसोम में। ये लो सर, ये रहा आपका एक और न्यूक्लियोसोम। इस बार मैं ऐसा नहीं बना रहा हूं कि भाई पीछे 4 है, आप ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, इसके चारों तरफ भी वही 1/3/4 डीएनए का अणु क्या हो जाएगा? लिपट जाएगा। ठीक है, 1/3/4 डीएनए का अणु लिपट कर फिर बाहर निकल जाएगा, फिर किसी और न्यूक्लियोसोम में क्या हो जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। इन दोनों कोर पार्टिकल को जोड़ने के लिए, इन दोनों, ये एक तरह से न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है, क्योंकि न्यूक्लियोसोम में क्या था? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। यहां पर इन दोनों संरचनाओं को आपस में जोड़ने के लिए एक और प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? H1 प्रोटीन। चूंकि H1 प्रोटीन इन दोनों संरचनाओं को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? लिंकर प्रोटीन। और इस प्रोटीन में जो डीएनए, ये डीएनए है, इस डीएनए को क्या कहा जाता है? लिंकर डीएनए। क्या कहा जाएगा? ये जो डीएनए बाहर निकला हुआ है इन दोनों कोर पार्टिकल से, इसको तो कहते हैं लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए में जो प्रोटीन है उसको क्या कहेंगे? लिंकर प्रोटीन। ठीक है, अब इस प्रोटीन में ये जो डीएनए उपस्थित है, लिंकर डीएनए, इसमें लगभग 114 नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। कुंडलन में 146 रहेंगे, लेकिन ये सिंपल वाली लाइन है, इसमें कितने होंगे? 114। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ पर 8 नाइट्रोजन क्षारक भी पाए जा सकते हैं। तो सही है, 8 से लेकर के 114 तक नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। मैंने आपको उच्च सीमा बताई कि कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना आपको डायग्राम, जिसमें कोर पार्टिकल भी है, 1/3/4 का कुंडलन है डीएनए का, उसके बाद स्ट्रेट डीएनए है, फिर कुंडलन बना रहा है, फिर स्ट्रेट हो जाएगा, फिर कुंडलन बनाएगा, और बीच में उपस्थित है H1 प्रोटीन। किस डीएनए के साथ? लिंकर डीएनए के साथ। इस H1 प्रोटीन को क्या कहते हैं? लिंकर प्रोटीन। तो जो आपको ये मॉडल दिख रहा है, इसी मॉडल को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, ये रहा एक न्यूक्लियोसोम, ये रहा दूसरा न्यूक्लियोसोम, बीच में है लिंकर डीएनए, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार क्या होंगे? सारे के सारे मॉडल होंगे। ठीक है, तो ये दिया गया था किसके द्वारा?
मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? कॉर्नबर्ग और थॉमस के द्वारा सन 1974 में। जबकि ये जो नाम था इसका, वो नाम किसने दिया था? ऑडेट और उसके सहयोगी ने। कब दिया था? सन 1975 में। तो ये है न्यूक्लियोसोम मॉडल। बात समझ में आ गई? अब इसी का एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको मैं। ये डीएनए का 1 से 3/4 कुंडलन है, ठीक है। ये भी H1 इधर से आ रहा है लिंक का डीएनए, ये जा रहा है इधर से लिंक का डीएनए, ये आ रहा है और ये जा रहा है, ये वाले, ठीक है। और यहां पर उपस्थित है आपके कोर पार्टिकल के 4 प्रोटीन, किस रूप में? अष्टांशक रूप में। तो यहां पर एक ध्यान देने वाले इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये है H3, ये है H4, ये है H2A और ये है H2B। हमेशा H3 और H4 किनारे की तरफ होंगे, उस तरफ कभी भी नहीं होंगे जिस तरफ से या तो डीएनए प्रवेश कर रहा है या डीएनए बाहर निकल रहा है। या तो डीएनए प्रवेश कर रहा है या डीएनए बाहर निकल रहा है, उस तरफ H3 और H4 उपस्थित नहीं होते हैं। उपस्थित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये जो H3 या H4 हैं, इनके द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं सबके चारों तरफ क्या उपस्थित है? एंटेल, बताया था नाइट्रोजन से बनी हुई क्या उपस्थित है? टेल, जो क्या कर रही है? जीन नियमन का कार्य। तो यहां पर मुख्य जो जीन नियमन का कार्य है या वेरिएबिलिटी का जो काम है, जीन नियमन मान लीजिए, कुछ परिवर्तन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो मुख्य काम कौन करेंगे? H3 और H4। इसलिए हमेशा मुक्त सिरे की तरफ, मतलब सिर्फ यहाँ पर डीएनए का कुंडलन है ना, तो यहाँ पर डीएनए प्रवेश कर रहा है ना यहाँ से बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है, सॉरी, प्रवेश कर रहा है H2B से और बाहर निकल रहा है H2A से, ठीक है। तो हमेशा किनारे की तरफ H3 और H4 होंगे, जबकि जहां से डीएनए प्रवेश करेगा या बाहर निकलेगा वहां पर उपस्थित होंगे H2A और H2B। ये भी आप क्या रखना ध्यान कि परिधि की तरफ कौन सा पाया जाता है, केंद्र की तरफ कौन सा पाया जाता है? परिधि की तरफ पाया जाता है H3 और H4, जबकि केंद्र की तरफ पाया जाता है H2A और H2B। तो इस प्रकार किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोसोम का। यहां तक समझ में आ गया? अब एक और चीज देखते हैं कि जिस न्यूक्लियोसोम की हम बात कर रहे हैं, इस न्यूक्लियोसोम में अगर 6 न्यूक्लियोसोम संरचनाएं आपस में जुड़ जाती हैं, कितने न्यूक्लियोसोम संरचनाएं? 6 न्यूक्लियोसोम, 3 और 3 6। ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, चौथा, पांचवा और छठा, बीच बीच में सबके H1 प्रोटीन भी उपस्थित है। तो 6 न्यूक्लियोसोम अगर आपस में जुड़ जाते हैं और अत्यधिक कुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं, मतलब ये जुड़ गए आपस में, 6 न्यूक्लियोसोम ले लिए और ये बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, इसी के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम उपस्थित है, ठीक है। इस 6 न्यूक्लियोसोम युक्त संरचना को एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था फिंच और क्लग। वैज्ञानिक का नाम क्या है? फिंच और क्लग। इन्होंने सन 1982 में इस 6 न्यूक्लियोसोम युक्त संरचना को क्या नाम दिया? सोलेनॉइड। क्या नाम दिया है? सोलेनॉइड। अब इनका कहना है कि यह सोलेनॉइड एक अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है जिसमें लगभग कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं? 6 न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो ये थी सोलेनॉइड संरचना जो फिंच और क्लग नामक वैज्ञानिक ने सन 1982 में बताई। लेकिन हमें चूंकि न्यूक्लियोसोम पढ़ना था तो ये था हमारा न्यूक्लियोसोम। अभी दिखते कैसे? अगर बाहर से कोशिका में इनको देखा जाए तो अत्यधिक कुंडलित संरचना के रूप में दिखाई देंगे। ये लो सर, ऐसे दिखाई देते हैं। गुणसूत्र जो होता है ना, गुणसूत्र, जैसे गुणसूत्र की संरचनाएं बनाते हैं, इस गुणसूत्र में अपन अंदर क्रोमोनिमेटा नहीं बनाते, उस क्रोमोनिमेटा पर जो आपको दानेदार क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं ना, ये वही दानेदार क्षेत्र है जिन्हें आप क्रोमोमियर भी कहते हैं ना, उन क्रोमोमियर से संबंधित है ये न्यूक्लियोसोम। ध्यान रखना। तो गुणसूत्र में जो क्रोमोनिमेटा पर जो दाने समान या कण समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, वही वास्तव में क्या कहलाती हैं? इस प्रकार के न्यूक्लियोसोम। ठीक है। तो मैंने यहां पर सिर्फ ये शुरू वाले जो 2 थे ना, उसको ऐसे खोल के दिखा दिया। ये पूरा एक न्यूक्लियोसोम मॉडल है पूरा का पूरा। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम उपस्थित हैं, बहुत सारी सोलेनॉइड संरचनाएं उपस्थित हैं और ये अत्यधिक संघनित होकर गुणसूत्र में या कोशिका में व्यवस्थित पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार दिखाई देते हैं। मैंने सिर्फ इन दोनों को पकड़ के ऐसे खोल दिया, एक ये रहा और एक ये रहा, बीच में H1 यहां पर उपस्थित हो। तो इस प्रकार ये कोशिका में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। ठीक है। अब ये क्यों है? इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है कोशिका में डीएनए को अधिक मात्रा में संग्रहित करना,
क्योंकि अगर ये इस प्रकार पाए जाएंगे तो ही पास पास रह सकते हैं, संगठित रह सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसको खोल के रखोगे ना तो इतने लंबे हो जाएंगे कि कोशिका में ही नहीं आ सकते। तो कोशिका में डीएनए को संग्रहित रूप में बनाए रखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? न्यूक्लियोसोम की। यह है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। लेकिन जब कोशिका विभाजन होना होता है या कोशिका जो होती है डिवीजन करना चाहती है, विभाजित होना चाहती है, तब ये न्यूक्लियोसोम क्या हो जाता है? खुल जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे? आपस में खुल जाएंगे और फिर सेल डिवीजन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जैसे दोबारा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा तो पुत्री कोशिका के केंद्रक में पुनः ये किसके रूप में परिवर्तित हो जाएंगे? न्यूक्लियोसोम के रूप में। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल। अगले में ये हमारा चैप्टर इसके साथ क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। कुछ अगर और इन्फॉर्मेशन बचेंगी तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके और इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक को। चलिए, थैंक यू सो मच।